स्वागत है बच्चों आपकी हिंदी की कक्षा में। तो आज शुरू करते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम कक्षा 8 बाय कोरल पब्लिशर्स। और आज हम करेंगे इसका पाठ 7 शिखरों के बीच। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण की बारीकियों एवं सावधानी बरतते हुए कार्य करने को बताया है। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ते हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में लेखक ने यहाँ पाठ में बताया है। इस यात्रा वृत्तांत में गंगोत्री स्थल की भव्यता का भी दर्शन कराया है। बचपन से ही अक्सर मैं कल्पना की रंगीन दुनिया में खोई पहाड़ों के बारे में सोचा करती थी। अब यहाँ जो लेखिका है वो कह रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं कि मैं बचपन से ही मुझे जो पहाड़ थे वो बहुत पसंद थे। उस दिन मेरे आनंद का प्याला लबालब भर आया जब पता चला कि हम दोनों को, रजनी दीदी और मुझे, अभियान के लिए पहाड़ पर जाना है। हम दोनों जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे क्योंकि हमें दूसरी सुबह ही गंगोत्री के लिए रवाना होना था। पहली बार किसी अनजान जगह पर जाने की खुशी में रात भर नींद भी ना आई। मन में कुछ भय भी था और कुछ दीवानापन भी। चिंता हुई कि अनजान लोगों के बीच अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाऊंगी। अब ये चिंता भी थी क्योंकि सब अनजान लोग थे जिनके साथ वो लोग जा रहे थे और एक अनजान जगह थी। हम लोग 31 अगस्त 1985 को 10 बजे उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए रवाना हुए। देखिए पर्वत शिखरों पर किस प्रकार चढ़ रहे हैं। कितने सालों से मेरी आकांक्षा थी कि गंगोत्री के दर्शन करूं, ये लेखिका की आकांक्षा थी। आज जब मैंने गंगोत्री के साकार रूप में दर्शन किए तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब गंगोत्री के दर्शन करने पर लेखिका को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई क्योंकि ये बहुत सालों से उनकी आकांक्षा थी। गंगोत्री के पावन जल में हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने के पश्चात उस शीतल स्थान पर गर्म चाय की चुस्कियां ली। 7:30 बजे भगवान के दर्शन करने मंदिर गए। दर्शन करने के बाद हम गेस्ट हाउस आ गए क्योंकि दूसरे दिन ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। हम लोग इतालवी और फ्रांसीसी दल के साथ गए थे। इतालवी लोग थे और फ्रांसीसी लोग थे। अब तक दल के कुछ सदस्यों के साथ हमारा परिचय हो गया था। सभी व्यवहार कुशल लग रहे थे। विदेशी पर्वतारोहियों में से महिलाओं सहित 20 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 20 सदस्य महिलाओं समेत। भारतीय पर्वतारोहियों में हम 2 लड़कियां भी थीं। हम लोग 11 बजे गंगोत्री से चीड़वाला 7 किलोमीटर दूर पहुंचे। कुछ आराम करने के बाद चाय नाश्ता कर फिर आगे बढ़े। चारों तरफ के दृश्य मनमोहक थे, मतलब सुंदर थे। हम लोग 3 बजे के करीब भोजवासा पहुंचे। रास्ता काफी सुंदर था। पेड़ों के झुरमुटों से गुजरना अच्छा लग रहा था। मौसम काफी अच्छा था। चमकती हुई धूप थी, लेकिन यह क्या, अचानक वर्षा होने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग बुरी तरह से भीग गए। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। सभी ने गर्म कपड़े पहन लिए और चाय की प्यालियां खाली की जाने लगी। उस समय तक हम लोग विदेशी पर्वतारोहियों के साथ घुल मिल गए थे। सभी पर्वतारोहियों के साथ उनकी दोनों की दोस्ती हो गई थी। शाम का भोजन करने के बाद सबने आराम किया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम सभी रैकसैक को पीठ पर लादे हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। रैकसैक होता है बच्चों जो पर्वतारोही अपनी पीठ पर बांधते, जिसमें ज़रूरी सामान होते हैं, उन
चीज़ों को रखकर उसको अपनी पीठ पर बांधकर चढ़ते हैं। भोजवासा से 2 किलोमीटर तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन उसके बाद रास्ते का कहीं पता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ बढ़ें। काफ़ी फिसलन भी थी, रास्ता काफ़ी खराब था और ऊपर से पत्थर लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे थे। अब पहाड़ों में तो पता नहीं चलता है ना रास्ते का, कब किस वक्त पहाड़ कौन से पत्थर लुढ़क जाएं, वहाँ से आ जाएं। वहाँ पे रास्तों का अभी रास्ता है, कुछ देर आगे चलेंगे तो रास्ता नहीं मिलता है। ऐसा ही होता है पर्वतों पर। दुर्गम रास्ता, पीठ पर वजन तो भूख भी लगने लगी थी। पानी पीना तो दूर रहा, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। किसी तरह ये अत्यंत जटिल व दुर्गम रास्ता तय हुआ। थोड़ा आराम करने के बाद फिर इसी तरह का उबड़ खाबड़ जोखिम भरा रास्ता पार करने के लिए हम चल पड़े। एक तरफ तो ये रास्ता अत्यधिक लंबा था और दूसरी तरफ फिसलते पत्थरों की आवाज़ शून्यता को भंग कर रही थी। एक तो रास्ता भी बहुत लंबा था और जो फिसलते पत्थर थे वो शांत जो वातावरण था उसको भंग कर रही थी, उस शांति को। वे पत्थर कभी हमारे आगे गिर रहे थे तो कभी पीछे गिर रहे थे। रास्ते का नामो निशान न होने से ऊपर चढ़ना कठिन लग रहा था। हम सभी कैरन 2 से अधिक पत्थरों की तह के बल पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ साथी मेरे आगे और कुछ पीछे। अगले पत्थर पर मैंने पैर रखे ही थे कि अचानक वह लुढ़क गया और मैं लड़खड़ाती हुई खाई में जा गिरी। अब लेखिका ने अचानक जिस पत्थर पर पैर रखा आगे बढ़ने के लिए, अचानक से वो लुढ़क गया और लेखिका खाई में गिर गई। मेरे आगे चलने वाले साथियों को तो इसका पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तब मैं उठी। अगर उस समय पीठ में मेरा रैकसैक नीचे गिर गया होता तो आज मैं भी शायद उसी पत्थर के नीचे खामोश हो गई होती, क्योंकि पीठ पर वो रैकसैक बंधा हुआ था, वो भारी वजनी था, तो वो बच गई। पैरों में मामूली चोट आई थी, थोड़ी ही दूर गई थी कि फिर एक पत्थर पर जा गिरी, लेकिन इस बार उतनी जोर से नहीं। हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम आधार शिविर नंदवन में लगाने की सोच रहे थे। दूसरे नेता के कहने पर आधार शिविर चतुरंगी ग्लेशियर के पास लगाया गया, क्योंकि वहाँ से संतोष पंथ शिविर नज़दीक पड़ता था। भोजवास से चतुरंगी ग्लेशियर लगभग 11 किलोमीटर दूर है। दिन भर चलते रुकते 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ हम लोगों को शरबत दिया गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद टेंट लगाया गया। टेंट लगाने में भी कठिनाई आई, क्योंकि वर्षा की संभावना थी। आज लगभग हम सभी बेहद थक गए थे, इसलिए एक दिन आधार शिविर में आराम करने की बात तय हुई। क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता तय करके आए थे तो वो सभी पर्वतारोही जो थे वो थक चुके थे, तो एक दिन उन्होंने आराम करने की सोची। दूसरे दिन मौसम अनुकूल था। फिर 3 साथी रास्ते का निरीक्षण करने के लिए गए। उनके साथ हम दोनों भी गए। रैकसैक में गैस रखी। अभी तक रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ भयंकर चट्टानें खिसकने की और मिट्टी एवं पत्थर के गिरने की आवाजें आ रही थी। ऐसी स्थिति में रास्ते पर चलना अत्यंत कठिन था। उस दिन रास्ता खोजने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि सभी का रास्ते पर चलने का यह पहला अनुभव था। जितने भी पर्वतारोही जा रहे थे, जो दल था, ये नए लोग थे, उनका पहला अनुभव था ये। आसमान पर बादल भी थे, जिससे कि हम रास्ते का पूर्वानुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। थोड़े आराम करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। सभी भीग गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। वर्षा के पश्चात बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब देखिए, वर्षा खत्म हुई तो बर्फ पड़ने लगी। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, इसलिए
भारी सामान रास्ते में ही तंबू लगाकर रख दिया और हम लोग आधार शिविर वापस आ गए। 7 बजे आधार शिविर पहुंचे। दिन भर चलने के कारण अत्यंत थकान महसूस हो रही थी। दूसरे दिन मौसम सवेरे तो ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद ही बादल घिरने लगे। इसी बीच कुछ सदस्य शिविर 1 की ओर चल पड़े। हम लोग अभी आधार शिविर में ही थे। वर्षा की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। जो साथी आगे जा चुके थे वे ना तो वापस लौट सकते थे और ना ही हम लोग आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। वर्षा तेज हो चुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी जाना तो था ही। तेज वर्षा के बीच ही हम लोगों ने शिविर 1 के लिए प्रस्थान किया। किसी तरह भीगते हुए शिविर 1 तक पहुंचे। भीगा शरीर ठंड से कांप रहा था, क्योंकि बर्फ भी पड़ी थी तो ठंडा था मौसम बहुत ज़्यादा। किसी तरह वहाँ टेंट लगाया, गर्म कपड़े पहने और चाय पीने के बाद ठंडक से कुछ राहत मिली। थोड़ी देर बाद रात्रि का भोजन लिया। स्लीपिंग बैग का एक भाग पूरी तरह भीग गया था। रात भर गीले बैग में सोना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन सूरज की गर्मी ने राहत दी। हम लोग शिविर में ही ठहर गए। हमारे अन्य साथी शिविर 2 के लिए, जिसकी ऊंचाई 3600 मीटर थी, रवाना हो गए। हम लोगों ने अपने टेंट साफ किए। शिविर 1, जिसकी ऊंचाई थी 4500 मीटर, और शिविर 2 के बीच का रास्ता बहुत ही कठिन था। जमीन के धंसने का भी डर था। एक बार तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां खाई के सिवाय कुछ भी न था। उस भयानक खाई को देखकर हम ऊपर चढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। दूर एक रस्सी बर्फ में आधी लटकी दिखाई दे रही थी। उसी रास्ते पर हमें जाना था, परंतु बीच का रास्ता तय कैसे करें? बिना क्रम्पोन पहने चलना तो मौत को बुलाना ही था। क्रम्पोन पहनकर हम लोग आगे बढ़े, जो पैरों में पहनकर बर्फ पे चलते हैं। क्रम्पोन की वजह से बर्फ में चलना बड़ा आसान लग रहा था, पर उस समय जितनी थकान हमें लग रही थी वह असहनीय थी, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। दिन भर की थकान के बावजूद हम समय पर आधार शिविर पहुंच गए। दूसरे दिन हम लोगों के आराम का दिन था। उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था। सबने अपने अपने कार्य निपटाए और दूसरे दिन की तैयारी की। दूसरे दिन अपने लक्ष्य शिविर के लिए प्रस्थान करना था। मौसम अनुकूल था, पर आज की थकान कुछ अलग ही थी। एक ओर तो पीठ पर भारी भरकम रैकसैक और दूसरी ओर कड़कती धूप। ग्लेशियर तक तो आराम से पहुंच गए। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आसमान में बादल छा गए। कोहरे व हिमपात के कारण वातावरण सफ़ेद दिखाई देने लगा और वर्षा के साथ बर्फ भी गिरने लगी। बीच में कई खाइयां भी मिली। दुनिया भर की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लक्ष्य शिविर तक पहुंचे। रैकसैक में चिपकी हुई बर्फ हटाने के बाद हम लोगों ने तंबू में प्रवेश किया। जो तंबू लगा हुआ था उसमें प्रवेश किया। चाय पीने के बाद हम लोगों को कुछ राहत मिली। फिर भोजन की तैयारी होने लगी। रात को हम लोग भोजन कर ही रहे थे कि इटली के नेता चेसर, रिकार्डो व एरिक कैंप फायर मनाने के लिए हम लोगों के टेंट में आ गए। 2 व्यक्तियों के लिए बने टेंट में 9 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। अब देखिए, टेंट तो 2 व्यक्तियों के बैठने का था, परंतु उसमें 9 लोग पहले से ही थे। जगह की कमी के बावजूद बैठकर सबने गाना गाया। फिर सब अपने अपने शिविरों में चले गए। रात को शीत लहर होने के कारण तंबू की खिड़कियां बंद करनी पड़ी। स्टोव से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मुझे लगा कि मेरी सांस तेजी से चल रही है, पर नींद के कारण उठ भी नहीं पा रही थी। गला सूख रहा था। जब तंबू की ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो मेरी आंखें खुली। मुझे लगा शायद तंबू की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है।
दम घुट रहा था। टेंट के दरवाजे खोलकर हम लोग बाहर सांस लेने लगे। उस समय बर्फ की चोटियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे हमें ललकार रही हों। अगले सवेरे नाश्ता करने के बाद दूसरे शिविर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन हम लोगों को चोटी पर चढ़ना था। हम लोग रात को 11 बजे ही उठ गए, चाय नाश्ता किया और 12 बजे निकल पड़े। रात की बर्फीली हवा के कारण ठंड तेज नश्तर की तरह शरीर में चुभ रही थी। रात के कारण चढ़ाई का पता न चला, सिर्फ बर्फ की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी। चोटी तक पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। रात्रि का सन्नाटा धीरे धीरे कम हो रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थीं। रास्ता तंग होने के कारण आगे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। बहुत संकरा रास्ता था, जगह बहुत कम थी, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तीखी चढ़ाई पर काफ़ी भय लग रहा था। थोड़ी सी असावधानी मौत को बुलाना था। कुछ सामान शिविर में छूट जाने के कारण हम लोग दुविधा में थे कि ऊपर जाएं अथवा नीचे लौटें। हमारे पास साधन पूरे नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि शिविर 2 पर वापस लौट चलें। उस समय तक सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। इतने सुंदर मौसम में नीचे लौटना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ना अपने ही सिर जोखिम लेना था। धार के ऊपर खड़े खड़े हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, इसलिए नीचे लौटना ही उचित था। नीचे से ऊपर जाते समय तो नहीं लग रहा था कि हम इतना लंबा रास्ता तय कर पाएंगे। हमारे 7 इतालवी सदस्य चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। वे हम लोगों से काफ़ी दूर थे और हम लोग की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। हम लोगों ने उनको दिल से शुभकामनाएं दी। वे भी चोटी पर पहुंच गए। सिर्फ एक के पैर में दर्द हो जाने के कारण वह नहीं जा पाया। उनके लौटने पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी गईं और हम सब आधार शिविर के लिए रवाना हो गए। तो बच्चों, ये थी लेखिका के पर्वतारोहण की कहानी। किस प्रकार उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए वो नहीं पहुंच के उनके इतालवी दोस्त चोटी तक पहुंचे, परंतु उनको भी बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ पर्वतारोहण का। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं अब। आकांक्षा, इच्छा, मनमोहक, मन को मोहने वाला, तंत्र, नींद, निरीक्षण, जांच पड़ताल, प्रस्थान, जाना, गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल, दुर्गम, कठिन, अत्यंत, जटिल, बहुत मुश्किल, पूर्वानुमान, अंदाजा, नश्तर, कांटा। आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। लेखिका गंगोत्री यात्रा से पूर्व कैसा अनुभव कर रही थी? लेखिका गंगोत्री यात्रा से पूर्व भय और दीवानेपन का अनुभव कर रही थी। उनको यह भय था कि वह अपने अनजान लोगों के बीच रहकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगी या नहीं। उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए लेखिका और उनके साथी कब रवाना हुए? उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए लेखिका और उनके साथी 31 अगस्त 1985 को 10 बजे रवाना हुए। लेखिका की सालों से क्या आकांक्षा थी? लेखिका की सालों से गंगोत्री देखने की आकांक्षा थी। लेखिका को रात भर क्यों नींद नहीं आई? लेखिका को रात भर खुशी के कारण नींद नहीं आई, क्योंकि उनको खुशी थी कि वो गंगोत्री देखने जाएंगे। टेंट में कैंपफायर मनाने के लिए कौन कौन आए? टेंट में कैंपफायर मनाने के लिए इटली के नेता चेसर, रिकार्डो और एरिक आए। अब करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहनकर हम लोग आगे बढ़े। पैरों में क्या पहने थे उन्होंने? क्रम्पोन। क्रम्पोन पहनकर वो आगे बढ़े। रात की बर्फीली के कारण ठंड तेज की तरह शरीर में चुभ रही थी। रात की बर्फीली हवाओं के कारण ठंड तेज नश्तर की तरह शरीर में चुभ रही थी।
गला सूख रहा था जब तंबू की ऑक्सीजन समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई थी? ऑक्सीजन। सिर्फ एक पैर में दर्द हो जाने से के कारण वह नहीं जा पाया। हम लोग ने उनको दिल से क्या दी थी? दिल से शुभकामनाएं दी थी। शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। हम लोग इतालवी तथा फ्रांसीसी दल के साथ गए थे। ये सही है। पर्वतारोहियों में महिलाओं सहित 2 सदस्य थे। नहीं, ये गलत है, ज्यादा थे। भोजवा से चुरंगी ग्लेशियर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। गलत, 11 किलोमीटर दूर था। शिविर 1 और शिविर 2 के बीच का रास्ता बहुत कठिन था। जी हाँ, ये सही है। स्टोव की गैस के वजह से मुझे लगा कि मेरी सांस तेज चल रही है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी वजह से उसको लगा कि उसकी सांस तेज चल रही है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में आया। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।